स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है गंगा रिवर सिस्टम के अगले भाग से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, कि हमने अपने चैनल पर इंडियन रिवर सिस्टम के सीरीज़ को शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे पोर्शंस को कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समाप्त किया था गंगा रिवर सिस्टम के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को, है ना। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गंगा के लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे से मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं गंगा में, ठीक है, जो साउदर्न पार्ट से साउथ से मिलती है, उसको हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जबकि ऊपर से जितने वाली मिलने वाली जो नदियां हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, उसको हम लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जितनी भी हैं, इन सब के बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे लोग पिछला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो लोग पहले से वीडियो को देख रहे हैं, चैनल के बारे में उनको जानकारी है, वो लोग पिछला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखे होंगे और उसमें जो भी जानकारियाँ दी गई है, उन जानकारियों से लाभान्वित हुए होंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है, समझदारी के लिए इम्पोर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे शुरुआत में ही कहना चाहूँगा कि वीडियोस पसंद आता है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे लाइक करें और लोगों से शेयर करें उसको। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके आप लोगों से उसको शेयर करें, और भी लोगों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। ओके, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को और पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो इस मैप में आप देख लीजिए कि लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में जो रिवर्स आएंगी वो रामगंगा, इधर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, साथ साथ बूढ़ी गंडक है, और उसके बाद बागमती है। यहाँ आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कोसी और महानंदा। इन सारे नदियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये नाम आपको सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये सारे नाम आप नोट कर लीजिए। पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बार और रिवीजन दूंगा आप लोगों को इस विषय पर कि नीचे ये जो कि गंगा का ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो स्ट्रीम है, इसके साउदर्न पार्ट से जो नदियाँ मिल रही हैं गंगा में, वो नदियाँ जो हैं उसको हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और इसके नॉर्दर्न पार्ट से, इस स्ट्रीम के नॉर्दर्न पार्ट से जो नदियाँ गंगा में आके मिल रही है, जो ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, उनको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फेस है, मूवमेंट है, ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गया है। इस हिसाब से अगर इस तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड पड़ता है, इधर हमारा राइट हैंड पड़ता है। ओके, इसलिए इनको नीचे से मिलने वाली नदियों को हम राइट बैंक बोलते हैं, ऊपर से मिलने वाली नदियों को हम लेफ्ट बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा रखा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग 3 नदियों को कवर करेंगे, रामगंगा, गोमती और घाघरा को। और उसके फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस भाग को कवर करेंगे, सो दैट कि पढ़ना आसान हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो, और सारे चीज़ों को, तथ्यों को, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकें। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रामगंगा। ठीक है, तो रामगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो दूधा टोली रेंज से। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है। मैं मैप में दिखा दूंगा इस चीज़ को। हालांकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो इस चैनल को पहले से देख रहे हैं और पिछला वीडियो देखे होंगे, तो वो समझ रहे होंगे कि गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में कहाँ पे पड़ता है। 2 डिवीज़न में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊँ। उसी क्षेत्र में, गढ़वाल के क्षेत्र में एक पौड़ी इलाका है, और यही दूधा टोली रेंज यहाँ पे है, और यहीं से ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है, और देन रामगंगा फ्लोज टू साउथ ईस्ट फ्रॉम कुमाऊँ हिमालय। ठीक है, साउथ ईस्ट बहते हुए वो कुमाऊँ हिमालय से होकर के गुजरती है। द सोर्स ऑफ द रिवर इज़ नोन एज दिवाली खाल। इस नदी के सोर्स को हम लोग दिवाली खाल के नाम से जानते हैं। एंड इज़ लोकेटेड इन द गिरसन
तहसील। ठीक है, गैरसैंण तहसील के बारे में कुछ तथ्य को जान लेते हैं। अगर पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आज थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो गैरसैंण तहसील जो है, इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का यह समर कैपिटल है। ठीक है, गैरसैंण तहसील। जैसा कि जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो उसमें चर्चा हुआ था कि किस प्रकार समर कैपिटल और विंटर कैपिटल है। विंटर कैपिटल हम लोग जम्मू को बोलते हैं और श्रीनगर को हम लोग समर कैपिटल बोलते हैं। उसी प्रकार से गैरसैंण तहसील जो कि उत्तराखंड में है, इसको हम लोग समर कैपिटल बोला करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द स्टेट एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 250 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून। ओके, एंड इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ गढ़वाल एंड द कुमाऊं डिवीजन ऑफ कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, बीचों बीच ये लोकेटेड है, मैप में दिखाएंगे इसको। बीचों बीच ये लोकेटेड है, देहरादून से लगभग इसकी दूरी 250 किलोमीटर है और ये काफ़ी आसानी से एक्सेसिबल होता है, मतलब दोनों इलाकों से। जो उत्तराखंड के 2 इलाके हैं, गढ़वाल क्षेत्र और जो कुमाऊं डिवीज़न है, इन दोनों क्षेत्र से ये आसानी से रीचेबल है। एंड इन अ वे इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू रीजन्स। ठीक है, और एक तरह का एक ब्रिज के तौर पर काम करता है ये 2 क्षेत्रों के बीच में। एंड इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और इसको उत्तराखंड के फ्यूचर परमानेंट कैपिटल के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट डाउन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए ये कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, काफ़ी महत्व रखता है गैरसैंण तहसील, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। And after the formation of the state on 9 November 2000, Dehradun was made the temporary capital of the state. Okay, and the government of Uttarakhand had constituted Dikshit Commission. ये इसको नोट कर लेना। ठीक है, दीक्षित कमीशन for search of a permanent capital. But the commission in its report had noted that the interim capital Dehradun is a more suitable place as a permanent capital owing to factors like its distance from the national capital, centralized population and safety from natural calamities. तो देहरादून को दीक्षित कमीशन ने प्रेफर किया था इन सब एडवांटेजेस को कंसिडर करते हुए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल क्लैमिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रलाइज पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा ये सारे लाइन को। इंटरिम कैपिटल के तौर पर देहरादून के एडवांटेज पॉइंट को उसने दर्शाया था दीक्षित कमीशन ने, और कहा था कि ये मोर सूटेबल प्लेस है ना, कि इसको हम परमानेंट कैपिटल बना सके। लेकिन फिर दूसरी तरफ गैरसैंण तहसील को भी परमानेंट कैपिटल बनाने की बात हो रही है, इसको कंसिडर किया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ से 2-3 बातें, तथ्य जो है वो निकल के सामने आता है। ये दीक्षित कमीशन है, ये निकल के सामने आता है। फिर गैरसैंण तहसील है, ये निकल के सामने आता है। और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है, ये इम्पोर्टेंट है आपको। उसके अलावा दिवाली खाल जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रामगंगा से संबंधित ये सारी बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैप में मैंने बताया पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र यहाँ देख सकते हो। ये जो यहाँ देख लो, ये जो क्रीम कलर का है ये गढ़वाल क्षेत्र है, और ये जो येलो ऑरेंज कलर में है दिस इज़ योर कुमाऊं डिवीज़न, और पौड़ी क्षेत्र यहाँ पर है, देहरादून यहाँ है। ठीक है, रुद्रप्रयाग यहाँ है आपका, ये टेहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है। ठीक है, ये सारे लोकेशन है, नोट कर लो। नैनीताल है इधर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इतने लोकेशंस को देखने के बाद इसको ज़रूर याद रखना, ये याद रखिएगा, ये कई बार मैंने वीडियोज़ में चर्चा कर रखा है अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, गढ़वाल क्षेत्र का और कुमाऊं क्षेत्र का। अब आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, अब रामगंगा के बारे में कुछ और बातें हैं यहाँ पर लिखी। जैसे इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो जानते ही हैं। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड जोन ऑफ नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर जो इसी क्षेत्र में, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी क्षेत्र से ये निकलती है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, एंड रामगंगा फ्लोज बाय द कॉर्बेट नेशनल पार्क नियर रामनगर ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रामगंगा कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है, रामनगर के समीप, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड फ्रॉम वेयर इट डिसेंड्स अपॉन द प्लेन्स, और यहाँ से फिर प्लेन्स में इंटर करती है। कुछ शहर जो इस नदी के किनारे बसे हैं उसमें से आप नोट कर सकते हो, बिजनौर है, मुरादाबाद है, बरेली है, बदाऊं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है ना, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो इस नदी के किनारे, और रामगंगा जो है इसका महत्व भी बहुत है, और ये काफ़ी
बड़ी नदी भी है, एक तरह से देख सकते हो। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल रिवर, इट इज़ अ बिग रिवर, ठीक है। और इसका महत्व ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी संबंधित है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा का संबंध है। ओके, चलिए अब जानते हैं हम लोग गोमती रिवर के बारे में। गोमती रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एज वी नो, एंड इट इज़ अ मॉनसून एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर, है ना। मॉनसून भी है और प्लस ग्राउंड वाटर फेड भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमत ताल, गोमत ताल नाम है इसका, जिसको हम लोग फॉर्मली फुलहार झील के नाम से जानते हैं। नियर माधो तांडा पिलभिट, पिलभिट के पास से ये निकलती है गोमत ताल से, जिसको हम फॉर्मली फुलहार झील के नाम से भी जानते हैं। ओके, और दूसरा एक फैक्ट बताया मैंने कि मॉनसून और ग्राउंड वाटर फेड भी ये है ये नदी। इट एक्सटेंड्स 960 किलोमीटर्स थ्रू उत्तर प्रदेश एंड मीट्स गंगेज एट सैदपुर, ठीक है, 27 किलोमीटर्स फ्रॉम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। अ मेजर ट्रिब्यूटरी, है ना, ये गोमती रिवर का जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है वो उसको बोलते हैं हम लोग साई रिवर। इट जॉइंस गोमती नियर जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। आफ्टर 240 किलोमीटर द गोमती इंटर्स लखनऊ, और यहाँ से फिर 200 किलोमीटर चलने के बाद यह लखनऊ में प्रवेश करती है, ठीक है। तो गोमती एक्चुअली में उतनी उतनी बड़ी नदी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसमें ट्रिब्यूटरी मिलती है और खास करके ये साई रिवर मिलती है तो उसके बाद से इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि लखनऊ में प्रवेश करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हो चुकी है गोमती रिवर, है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे, और बहुत पतले रास्ते से, पतले संकरी होकर के ये नदी बहती है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। हाँ, चलिए, और ये देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की चर्चा हुई थी, तो ये इसका लोकेशन है। रामनगर आपका यहाँ है, और नैनीताल यहाँ है आपका। बाकी सारे लोकेशन तो मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा ही। ऋषिकेश, हरिद्वार, है ना। और सानी एक अच्छा जगह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिल स्टेशन है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये चूँकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की चर्चा हुई थी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को मैप में ये चीज़ दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं घाघरा की। बहुत बड़ी नदी है ये घाघरा। इसको हम लोग करनाली भी बोलते हैं, ठीक है। करनाली को हम लोग कोरियाला, नेपाल में कोरियाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नेपाल हिमालय के क्षेत्र में। और घाघरा जानते हैं हम लोग इसको गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो देख लो 3-4 नाम हो गए यहाँ पर इसके। घाघरा दम नाम हो गया इसका, करनाली इसी को बोलते हैं हम लोग, और करनाली को फिर हम कोरियाला के नाम से भी जानते हैं नेपाल हिमालय में, और घाघरा के नाम से जानते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र में। यह एक पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल ट्रांसबाउंडरी रिवर है। पेरेनियल मतलब सालों भर ये नदी बहती है, और ट्रांसबाउंडरी है क्योंकि दूसरे देश से होकर के आती है। एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर के लेक के निकट यह इसका उद्गम स्थान है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर के बारे में मैंने बता दिया है कि एंटीसीडेंट रिवर के क्या गुण होते हैं, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को, जो लोग वीडियो को पहले से देख रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर, और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके पुराने वीडियोस को देखें, फर्स्ट वीडियो को देखें जहाँ मैंने रिवर्स के टाइप के बारे में चर्चा किया था। इससे क्या होगा कि जो लोग नए हैं वो सभी बच्चे जो टाइप्स ऑफ रिवर्स हैं उसके बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी उनको मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, द फर्स्ट वीडियो, माय फर्स्ट वीडियो ऑन इंडियन रिवर्स। ओके, प्लीज़ वॉच इट। और उसके बाद फिर इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसीडेंट रिवर एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम गुरला मंधाता पीक ऑफ द नेपाल हिमालयाज, ठीक है। ये कहाँ पर है सिचुएटेड, तो सीधी सी बात है, नेपाल हिमालय के क्षेत्र में ये सिचुएटेड है। ओके, अब इसके बाद समझते हैं कि इट कट्स थ्रू द हिमालयाज, जिसको हम महाभारत रेंज बोल सकते हैं। महाभारत रेंज को काटते हुए नेपाल में ये शारदा रिवर से मिलती है, जिसको कहाँ पर मिलती है, तो ब्रह्म घाट, भारत में ब्रह्म घाट के पास, ब्रह्मा घाट के पास, सॉरी, ब्रह्मा घाट के पास ये शारदा रिवर से मिलती है। जब ये शारदा रिवर से मिल जाती है तब इसका नाम घाघरा पड़ जाता है, ठीक है।
तो कर्नाली नदी जो है वो जब शारदा रिवर से ब्रह्मा घाट भारत में मिलती है, तो उसको हम लोग घाघरा के नाम से जानने लगते हैं, है ना? महाभारत रेंज की चर्चा हुई है, मैं मैप में दिखा दूँगा कि महाभारत रेंज कहाँ पर है। ये लोकेशन आपको इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए, क्योंकि कई बार मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोकेशन याद नहीं होगा, तो फिर ज्योग्राफी पढ़ना उतना आसान नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इट जॉइन्स रिवर गंगा एट छपरा नियर बलिया, है ना? छपरा के पास, ये जो बलिया के समीप पड़ता है, वहाँ पर ये गंगा नदी से मिलती है। आफ्टर पासिंग थ्रू अयोध्या एंड फैजाबाद टाउन्स, है ना? अयोध्या और फैजाबाद टाउन से होते हुए गुजरते हुए ये गंगा से मिलती है छपरा के पास, ठीक है? एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा की ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और दूसरी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ना? गंगा की आफ्टर यमुना। लेंथ में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर आती है और अगर बाई वॉल्यूम देखा जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और जो घाघरा की जो लोअर घाघरा क्षेत्र है उसको हम लोग सरयू रिवर भी बोलते हैं, है ना? घाघरा एक तो हो गया अपर घाघरा जो ऊपरी पार्ट है, और नीचे की जो भाग है लोअर घाघरा, उसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मेंशन जो है रामायण में सरयू नदी की चर्चा की गई है और इसी सरयू नदी को हम लोग घाघरा के नाम से जानते हैं। अयोध्या के बारे में अगर बात करें इसके साथ क्या संबंध है, तो अयोध्या जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, तो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक, ठीक है ना? अ, घाघरा नदी के दाहिने तट पर अयोध्या स्थित है। सरयू नदी भी इसको बोलते हैं। ओके, इसकी चर्चा रामायण में की गई है। एंड द कर्नाली रिवर बेसिन लाइज बिटवीन माउंटेन रेंजेस ऑफ धौलागिरी इन नेपाल एंड नंदा देवी इन उत्तराखंड, ठीक है? ये जो कर्नाली रिवर बेसिन क्षेत्र है, यह दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, जो कि धौलागिरी है नेपाल में, है ना? धौलागिरी क्षेत्र, और नंदा देवी जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, उन दोनों क्षेत्र के बीच में इस नदी का बेसिन क्षेत्र स्थित है। तो इसको आप समझ सकते हैं माउंटेन्स के लोकेशंस के हेल्प से। धौलागिरी नेपाल और नंदा देवी उत्तराखंड के दोनों के बीच में ये नदी बेसिन क्षेत्र उपलब्ध है, स्थित है। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। महाभारत रेंज का नाम, उसके बाद सरयू नदी, अयोध्या, ठीक है? ये सारा घाघरा से संबंधित है। शारदा रिवर से मिलने के बाद ये घाघरा कहलाती है। करनाली इसका नाम है दूसरा। इसके साथ-साथ इसको कौरियाला के नाम से भी जानते हैं। घाघरा इसका नाम तब पड़ता है जब गंगा के प्लेन में ये एंटर करती है। छपरा के पास, ये गंगा के पास गंगा से मिलती है और अयोध्या इसके दाहिने तट पर स्थित है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। और ये जो रिवर बेसिन क्षेत्र है, ये धौलागिरी नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड के माउंटेन रेंजेस के बीच का इसका बेसिन क्षेत्र है। ओके, अब चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की समाप्ति की ओर। ये देखो, ये मैप है महाभारत रेंज की चर्चा मैंने की थी। यहाँ देखो, ये महाभारत रेंज आपको दिख सकता है, दिस इज महाभारत रेंज, ठीक है? ये पूरा आपको जो है ये पूरा हिमालयन क्षेत्र है, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा श्रेणी है इसमें दिखाया गया है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है? चर्चा मैंने की है। हिंदू कुश है, सुलेमान रेंज है, किरथार है, ठीक है? और इसके बाद फिर आपको काली रिवर, ठीक है? चर्चा किए हैं हम लोग काली रिवर के बारे में, इंडिया नेपाल के संदर्भ में, इंडिया नेपाल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें। बाकी सारे ये छोटे-छोटे हिमालयन माउंटेन्स है, इसके जो लोकलाइज़्ड नेम्स है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वो सारे को यहाँ दर्शाया गया है। जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो इन मैप्स के बारे में मैं और डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा। फ़िलहाल चूँकि महाभारत रेंज मुझे बताना था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है? और स्पष्ट तौर पे अगले मैप से समझते हैं। ये देखो, ये हिमालयन की श्रेणी है, नेपाल का ये पूरा क्षेत्र है, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है। ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है उसके नीचे, और ये नेपाल का क्षेत्र हो गया, काठमांडू वगैरह आता है। और ये यहाँ देखो, इस रेंज में ये महाभारत रेंज है हमारा, ठीक है? फिर शिवालिक रेंज है हिमालय का, और ये तराई क्षेत्र है, सबसे नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है? तो यहाँ से भी आप चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब आगे बढ़ें और एक ये लास्ट मैप है जिसको समझ लो। देखो ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है ना। गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, उसके बाद ये रामगंगा यहाँ पे आके मिली। फिर ये देखो शारदा रिवर है, ठीक है। सरयू रिवर जिसको बोलते हैं, घाघरा नदी, ये आके गंगा में यहाँ पे मिलती है। उसके बाद फिर इधर से बूढ़ी गंडक और सॉरी ये गंडक नदी, उसके बाद ये बूढ़ी गंडक है ना, ये बागमती, कमाला, कोसी, महानंदा, इन सारे के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। अभी हम लोगों ने घाघरा नदी की कहानी समाप्त कर ली है। और ये जो है वो नीचे से मिलने वाली सारी नदियां हैं। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, बेतवा, केन, है ना। फिर सोन है, रिहांद है, ये जाके गंगा में आके मिलती है। ओके, ये सारी नदियों की चर्चा हम लोग ऑलरेडी, दामोदर वगैरह की चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। कुछ और बातें जैसे यहाँ पे मैप के ये सारे बताए गए हैं कि ये ब्लू लाइन किसको डिनोट कर रहा है, डॉटेड लाइन किसको है, ये रफ लाइन, ब्रोकन लाइन्स किसको है, वाइट लाइन है। देन नेपाल में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये जो ब्लैक क्षेत्र है ये सब नेपाल में पड़ने वाले क्षेत्र हैं नदियों के, ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हो कि ये सारी नदियों का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल में हुआ है। विद इन इंडिया जो है वो ब्लू लाइन से लोकेटेड है, ठीक है, वो ब्लू लाइन से लोकेटेड है। और येलो जो है वो बांग्लादेश में है। ओके, ये बांग्लादेश के क्षेत्र के येलो लाइन, तो ये पद्मा रिवर है। तो ये इससे इससे आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि नेपाल में कौन कौन सी नदियाँ आती है। फिर विद इन तिब्बत के क्षेत्र में जैसे ये घाघरा नदी है, विद इन तिब्बत है, कोसी नदी है, विद इन तिब्बत क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हैं, ये तिब्बत से आ रही है, इधर से तिब्बत से आ रही है, फिर नेपाल, फिर तब इंडिया, ठीक है। ये तिब्बत, फिर नेपाल, तब इंडिया। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 3 पार्ट मैंने 3 नदियों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसमें रामगंगा के बारे में बता दिया, शारदा रिवर, घाघरा नदी के बारे में बता दिया और गोमती रिवर के बारे में बता दिया, ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो बाकी बची नदियाँ हैं उनको मैं समाप्त कर दूँगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और ऐसा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। And I will be highly obliged to you for this kind act. Thank you very much for listening to the video. God bless you. Take care. और आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें मन लगा करके। थैंक यू वेरी मच।